हेलो एवरीवन। एक बार पुनः आप सबों का लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस चैनल पर स्वागत करते हैं। हम आज से इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था का विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें विषय सूची दिया हुआ है। हम सबसे पहले विषय सूची पर चर्चा करेंगे, जो कि इंडियन इकोनॉमी, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको जानने के बाद सभी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई प्रश्न आता है तो इसमें जो भी जितना भी सिलेबस दिया हुआ है उसको जानने के बाद लगभग कोई प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। तो इसमें विषय सूची सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा विषय सूची। तो इसमें विषय सूची जो है खंड बाई खंड दिया हुआ है, जिसमें खंड 1 में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना पढ़ना है और खंड 2 में भारत में आर्थिक विकास की समस्याएं, और खंड 3 में आर्थिक नियोजन, और खंड 4 में कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था, और खंड 5 में औद्योगिक संरचना, वित्तीय एवं मुद्रा बाजार और लोक वित्त संरचना, और खंड 6 में भूमंडलीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार से 6 खंड दिए हुए हैं, जिसमें से हमको इन टॉपिकों के बारे में अध्ययन करना है। जिसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में इकाई 1 में दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इकाई 2 में दिया है राष्ट्रीय आय और भारतीय अर्थव्यवस्था, इकाई 3 में दिया है जनसंख्या, मानवीय संसाधन और भारतीय अर्थव्यवस्था, इकाई 4 में दिया है अधोसंरचना, प्राकृतिक संसाधन और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, जहाँ तक सिलेबस का यह टॉपिक का जो भी इकाई, जितना भी इकाई पूरे लेक्चर के दौरान इस वीडियो में समाहित हो पाएगा, प्रयास करेंगे जहाँ तक संभव हो वीडियो लंबा ना जाए। हम प्रयास करेंगे कि जो मेन टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। इकाई 1 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रस्तावना देखते हैं सबसे पहले। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित पहली इकाई हम देख रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है। इसका स्वरूप अत्यंत व्यापक तथा इसकी विविध विशेषताएं हैं। प्रस्तुत इकाई में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित इन बिंदुओं का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत है। तो उद्देश्य में हम इकाई पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान सकेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना जान सकेंगे, विश्व की अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण एवं उनकी व्याख्या कर सकेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषताओं को जान सकेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन विशेषताओं को बता सकेंगे। परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना व उसकी प्रमुख मंदें। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल भूमि का 2.4% है। भारत की भू सीमा 15,200 किलोमीटर व तटीय सीमा 7,517.6 किलोमीटर है। यह 3 ओर से समुद्री सीमाओं से तथा एक ओर से हिमालय की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इस कारण भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या था वह 121 करोड़ है। लेकिन आज अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो 140 करोड़ से क्रॉस कर गया है, या लगभग में है ना। 135 पार कर गया है, लेकिन 140 के लगभग
भारत का जनसंख्या 140 करोड़, लेकिन जो 2011 था उस समय भारत की जनसंख्या जो थी वह 121 करोड़ थी, जो संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है उस समय थी। भारत में पुरुषों का प्रतिशत 51.54% तथा महिलाओं का प्रतिशत 48.6 है। लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो 1000 पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की संख्या 940 है। देश में साक्षरता 74.4% है। वर्तमान भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 है, जो 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इस देश में अनेक प्रकार की भूमि, खनिज पदार्थ, जलवायु, वनस्पति, कृषि उत्पादन तथा पर्याप्त मात्रा में जल संसाधनों की उपलब्धता है ना। देश में अनेक प्रकार की भूमि है, अनेक प्रकार का खनिज पदार्थ है, अनेक प्रकार का जलवायु पाया जाता है, वनस्पतियां है ना, कृषि उत्पादन तथा पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन की उपलब्धता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना मुख्यतः 5 मंदों में वर्गीकृत की जा सकती है, जिनका विवरण इस प्रकार है। देखिए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उसको हम 5 वर्गों में बांटकर देख सकते हैं, जो यहाँ पर बताया गया है कि 5 वर्गों में कौन कौन सा है। तो सबसे पहला है भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण है। भौगोलिक वातावरण में भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा इसकी आकृति चतुष्कोणीय है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री के पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। भारत की प्राकृतिक सीमाएं उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत की सीमाएं उत्तर पूर्व में चीन से, पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार से तथा पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है। जलवायु की दृष्टि से यद्यपि भारत की जलवायु समशीतोष्ण तथा अनेक विषमताएं भी है। चिरापुंजी नामक स्थान पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा 1145 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जो पश्चिम राजस्थान तथा कच्छ में न्यूनतम 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जलवायु में भिन्नता के कारण भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है ना। भारत में जो है जलवायु की जो अनेक प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि भारत में जलवायु है विभिन्न प्रकार का है, हर जगह अलग है। कश्मीर में कुछ अलग मौसम होता है, जलवायु कुछ अलग होता है। झारखंड में कुछ अलग होता है, बिहार में कुछ अलग होता है ना। जैसे जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो वहाँ का जलवायु अलग हो जाएगा, जब हम पूर्व से दक्षिण की ओर जाएंगे तो वहाँ का जलवायु अलग हो जाएगा ना। हम झारखंड से अगर बिहार में जाते हैं तो वहाँ का जलवायु जो है अलग होगा। तो विभिन्नताएँ तो है ना। उसी आधार पर जलवायु तथा मिट्टी में सभी प्रकार की फसलें पैदा करने की क्षमता होती है। हर जगह अलग अलग पैदा होता है, अलग अलग फसल। गुजरात में जाइएगा तो वहाँ का मिट्टी अलग रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारत एक विकासोन्मुख राष्ट्र है, अतः इसकी मूल विशेषताओं को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, परंपरागत विशेषताएं तथा नवीनतम विशेषताएं या नवीन विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की हम सबसे पहले परंपरागत विशेषताएं देखते हैं, उसके बाद हम नवीनतम विशेषताएं देखेंगे। आज़ादी के पहले का जो भी विशेषताएं हैं वो परंपरागत विशेषताओं में आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो परंपराएं विशेषताएं हैं, ये वे विशेषताएं हैं जो भारत की एक अल्प विकसित राष्ट्र के रूप में विरासत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्राप्त हुई है ना। प्रमुख परंपरागत विशेष इस प्रकार से है। तो ये वो विशेषताएं हैं जो भारत की एक अल्प विकसित राष्ट्र के रूप में विरासत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्राप्त हुई। प्रमुख परंपरा विशेष इस प्रकार से है। कृषि की प्रधानता। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। वर्ष 1951 में भारत की कार्यकारिणी जनसंख्या का 69.5% भाग में कृषि लगा हुआ था, जो वर्ष 2001 में घटकर
64% रह गया। यह भाग अधिक होने के कारण भारत में अल्प विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाता है। यद्यपि वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में काफ़ी वृद्धि हुई है, तथापि उसमें कृषि का प्रतिशत कम हुआ है। भारत के निर्यात व्यापार में कृषि का योगदान घटकर 13.3% रह गया है। अभी भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि पर अधिक लोग कार्यरत हैं और भारत में कृषि रोजगार का मुख्य साधन है। अब हम प्रति व्यक्ति आय। विश्व विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार वर्ष 2008 में भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल $1070 है। यह मेरी कब की बात कर रहा है, तो यह रिपोर्ट जो है 2010 के अनुसार दिया हुआ है। 2010 के अनुसार वर्ष 2008 में भारत की प्रति व्यक्ति आय केवल $1070 है। 2008 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी 2010 के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार तो कितना थी? $1070। यह अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय थी $47,580 की तुलना में लगभग 44वां भाग है। वर्तमान समय में यद्यपि भारत निरपेक्ष रूप से विश्व की 12वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होते हुए भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में बाधक है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने से देश में निर्धनता का साम्राज्य है। आज भी भारत की 25% से अधिक आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अब हम देखते हैं गाँवों की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत जो है ग्रामों का देश है। आज भारत में 6.5 लाख गाँव व लगभग 4,000 बड़े छोटे व बड़े शहर हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के 74.3% भाग ग्रामों में निवास करता है ना। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या थी 74.4% भाग ग्रामों में निवास करती थी। 100 में से 74% गाँवों में, अर्थात भारत में 4 में से 3 व्यक्ति गांव में निवास करते हैं। इस प्रकार ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है, जो भारत को एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करती है। इसके विपरीत विकसित देशों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत भारत की तुलना में काफ़ी अधिक है। औद्योगिक पिछड़ापन। अल्प विकसित देशों में उद्योगों की संख्या बहुत कम होती है। उद्योगों की संख्या कम होने बहुत थोड़े लोगों को रोजगार मिल पाती है और इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान भी कम होता है। उद्योगों के अभाव में आर्थिक विकास की आधारभूत पृष्ठभूमि तैयार किया जाना संभव नहीं होता। भारत में 12% कार्यकारी जनसंख्या उद्योगों में लगी हुई है और सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान मात्र 25% है। भारत में शीघ्र लाभ देने वाले उद्योगों में ही विनिमय किया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में उद्यमियों को कार्य करने के लिए उचित व अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता। पूंजी का अभाव तथा निम्न जीवन स्तर आदि कारकों से औद्योगिक विकास बाधित होता है। जनसंख्या का भारत। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि दर 2 से 4% वार्षिक है। इस समस्या से अधिकांश विकासशील एवं अविकसित देश ग्रसित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ है। जनसंख्या जो भारत में थी 121 करोड़ है। 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर 17.64% रही। देश में जनसंख्या के निरंतर बढ़ते दबाव के कारण यहाँ उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम विदोहन के बावजूद प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ सकी है। पूंजी का अभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित का एक अन्य मूल कारण पूंजी का अभाव है, जो 2 रूपों में प्रकट होती है। प्रथम जो है प्रति व्यक्ति उपलब्ध पूंजी की निम्न मात्रा और द्वितीय पूंजी निर्माण की प्रचलित निम्न दर। अब हम देखते हैं बेरोजगारी।
भारत जनसंख्या बहुल अल्प विकसित देश है। मानव श्रम की उपलब्धता उत्पादक कार्यों की तुलना में अधिक है। ऐसी स्थिति में समस्त जनसंख्या को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। वर्तमान भारत में अनुमानतः 5 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं, है ना। आज तो बहुत ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं, क्योंकि कोरोना के बाद जो समस्या हमको दिखाई दे रहा है ना, वह बहुत ही ज़्यादा ही चिंतनीय है। वर्तमान भारत में अनुमान 5 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार है, जबकि अभी तो बहुत ज़्यादा ही होगा। प्रति वर्ष 62 लाख बेरोजगार व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। भारत में जो व्यक्ति रोजगार से जुड़े हुए हैं उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नियमित रोजगार नहीं प्राप्त होता, अर्थात जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए पूरे समय के लिए काम नहीं है। ऐसी स्थिति को अर्ध रोजगार कहा जाता है। भारत में कृषि को मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाया जाता है। यहाँ कृषि क्षेत्र में भारी प्रक्षण बेरोजगारी होती है। इसका कारण यह है कि जब आर्थिक विकास की गति धीमी होती है और जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो रोजगार के अवसर उतने नहीं बढ़ते जितनी की मांग होती है। इस स्थिति में कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है और छोटी छोटी जोतों पर जरूरत से अधिक लोग काम करते हैं। इससे कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती। अर्थशास्त्री इस स्थिति में प्रक्षण या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता। भारत की प्रकृति बहुत उदार है। इसने भारत को प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है। यहाँ सदा बहने वाली नदियाँ हैं। सोना, चांदी, कोयला, लोहा, उर्वरक तथा मैग्नीज आदि खनिज पदार्थों का अथाह भंडार है। वन संपत्ति विशाल है। शक्ति के साधनों का बाहुल्य है। यही की मिट्टी उपजाऊ है तथा जलवायु बहुत सुहावनी है। परंतु भारत का दुर्भाग्य है कि इन प्राकृतिक संसाधनों का समूहित विदोहन नहीं हो सका है। इससे संपन्नता होते हुए भी दरिद्रता दूर किया जाना संभव नहीं हो सका है। इससे भी भारत को अल्प विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखा जा सकता है। निर्बल और आर्थिक संगठन। भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक संगठन निर्बल है। यहाँ बचत की सुविधाएं कम है। बैंकिंग सुविधाओं का विकास कम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी साहूकारों तथा महाजनों का बोलबाला है। जनता को विनियोग क्षेत्रों की पूरी जानकारी नहीं है। औद्योगिक वित्त का अभाव है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जिन संस्थाओं की आवश्यकता है उनका यहाँ अभाव है। आर्थिक विषमता। अन्य अल्प विकसित देशों के समान ही भारत में भी आय एवं धन संपत्ति के वितरण में असमानता पाई जाती है। विकसित देशों में जहाँ कराधान की प्रगामी प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा व प्रशिक्षण और रोजगार के समान अवसरों के कारण आर्थिक असमानताएं कम हुई है, यहाँ अल्प विकसित देशों में इस दिशा में उतना काम नहीं हुआ है। कृषि क्षेत्र में थोड़े से लोगों के पास भूमि के केंद्रीकरण और उद्योग तथा व्यापार पर कुछ ही लोगों के नियंत्रण और शेष लोगों को अपने श्रम पर निर्भरता के कारण अल्प विकसित देशों में आय की असमानताएं अधिक है। भारत में 50% व्यक्तियों को कुल आय का केवल 21.2% भाग ही प्राप्त होता है। भारत के सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति आय समान नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2010 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय गोवा की सबसे अधिक है, जबकि सबसे कम बिहार की रही है। भारत में आर्थिक नियोजन निरंतर बढ़ती जा रही है। हालांकि इसे दूर करने हेतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की विभिन्न योजनाएं एवं सुविधाएं चलाई जा रही है। आर्थिक निर्भरता। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अल्प विकसित देश बहुत समय तक औपनिवेशिक शोषण के शिकार रहे हैं। इनका औपनिवेशिक शोषण करने वाले पूंजीवादी देशों ने इन पर विदेशी व्यापार का ऐसा ढांचा थोपा जिससे ये देश प्राथमिक कृषि वस्तुओं के उत्पादक व निर्यातक बनकर रह गए और औद्योगिक वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए इन पूंजीपतियों देशों पर निर्भर हो गए। जैसे आर्थिक निर्भरता में जो एशियाई, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अल्प विकसित देश बहुत समय तक औपनिवेशिक शोषण के शिकार रहे हैं। बहुत सारे देशों ने उन पर अपना कब्जा जमाया था और उनका आर्थिक रूप से बहुत शोषण किया, जिससे कि वे
उनका जो ढांचा था वो प्राथमिक कृषि उत्पादों के उत्पादक व निर्यातक बनकर रह गए और औद्योगिक वस्तुओं की मांग को पूरा करने के लिए इन पूंजीपति देशों पर निर्भर रह गए। स्वतंत्रता के बाद भी काफ़ी समय तक आर्थिक निर्भरता की यही स्थिति चलती रही। यही कारण भारत चाय और पटसन और यही कारण है कि यही स्थिति चलती रही और यही कारण है कि भारत जो है चाय और पटसन के निर्यात पर निर्भर रहा। पिछले वर्षों से आर्थिक आयोजन प्रक्रिया के कारण अनेक अल्प विकसित देशों में, है ना, एशियाई का बात कर रहा है तो एशिया में भारत भी आता है, उत्पादन और व्यापार के ढांचे में विविधीकरण हुआ है और तथा औद्योगिकीकरण वस्तुओं के लिए विकसित देशों पर आर्थिक निर्भरता कम हुई है। रूढ़िवादिता। अल्प विकसित देशों में सामाजिक ढांचे में रूढ़िवादिता अभी भी बनी हुई है। सामाजिक आर्थिक संबंधों में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। इन रूढ़ियों का देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भारत में लोग बाल विवाह, मृतक भोज, विवाह के समय दावतें तथा आभूषण निर्माण जैसी उत्पादक कार्यों के लिए कर्ज लेकर भी व्यय करते हैं। कुछ देशों में कृषि वित्त प्रदान के लिए विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना नहीं की गई है और महाजनों की जकड़ें पहले की तरह ही हुई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आर्थिक ढांचा पहले जैसा ही बना हुआ है, यह जड़ता विकास में बाधा बन गई है। निर्धनता। भारत में अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। राष्ट्र के अधिकांश भाग गरीबी से ग्रसित है। क्या लिखा हुआ है? लकड़ावाल फार्मूला के अंतर्गत भारत में सभी संघीय प्रदेशों व राज्यों के लिए भिन्न भिन्न निर्धनता रेखाएं निर्धारित की गई है। 1999 ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले की संख्या 26.10% थी, जबकि 2004 से 5 में 21.80% हो गई। भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन है? उड़ीसा है, जहां 46.6% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। अभी कौन है ये देखना पड़ेगा, लेकिन इस बुक के अनुसार भारत में सर्वाधिक जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले राज्य उड़ीसा था। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में केवल 5.4% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इससे यह प्रतीत होता है गरीबी का अनुपात कम हुआ है, किंतु कुल गरीबों की संख्या में कमी होना अभी शेष है। परिवहन और संचार का अभाव। भारत परिवहन व संचार साधनों की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ देश है। आज भी कच्ची सड़कें की संख्या बहुत अधिक है। ग्रामों की एक बड़ी संख्या अभी भी सड़कों से नहीं जुड़ सकी है। इस प्रकार देश के संचार साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है, किंतु फिर भी विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। तो भारत में अब तो सड़कों का विकास हो चुका है, लेकिन पहले बहुत उतना नहीं हुआ था। ग्रामों की एक बड़ी संख्या अभी भी सड़कें, माने गाँवों में अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पे सड़कें अभी भी पक्की नहीं है, अभी भी कच्ची है। इस प्रकार देश के संचार साधनों का पर्याप्त विकास हुआ है, किंतु फिर भी विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है। अब हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीनतम विशेषताएं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीनतम विशेषताएं हम देख रहे हैं, जिसमें एक विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें चर्चा किया जा रहा है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास हेतु नियोजन को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत 1951 से पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से ही अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में विकास की गति तीव्रता आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए आर्थिक परिवर्तनों के आधार पर इसके विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं विरासत में प्राप्त हुई है, उनमें विकास की प्रक्रिया व प्रयासों के कारण कुछ नवीन विशेषताएं भी जुड़ गई। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीनतम विशेषताएं वे हैं जो भारत के स्वतंत्रता के पश्चात अपने प्रयासों से अर्जित की है। इस आधार पर भारत को विकासशील राष्ट्र की संज्ञा प्रदान की जाती है। प्रमुख नवीन विशेषताएं इस प्रकार से है। नियोजित अर्थव्यवस्था। 1 अप्रैल 1951 से भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में कार्यशील है।
1951 से अब तक 10 पंचवर्षीय योजना एवं 6 वार्षिक योजनाएं पूरी हो चुकी है तथा 11 पंचवर्षीय 2007 से 2012 के अनुसार आर्थिक विकास की प्रक्रिया चल रही है। भारत में आर्थिक आयोजन के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों के लिए साधनों को आवंटित किया जाता है। 1990 के दशक में उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने से आर्थिक नियोजन का एकमात्र उद्देश्य आर्थिक समृद्धि है। जिस देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 200 वर्ष तक औपनिवेशिक शोषण के कारण कोई खास विकास न हुआ हो और वहाँ की अर्थव्यवस्था संसार में विकास की दृष्टि से बहुत पीछे रह गया हो। भारत पर 200 वर्षों तक अंग्रेजों का औपनिवेशिक शोषण चल रहा था। 200 वर्षों तक अंग्रेजों का दबदबा था और वे भारत को कठपुतली की तरह गुलामी करके इस यहाँ का संसाधनों का दोहन करते थे, है ना। और जिस कारण देश में अर्थव्यवस्था में लगभग 200 वर्ष तक औपनिवेशिक शोषण के कारण कोई खास विकास न हुआ हो और वहाँ के अर्थव्यवस्था संसार में विकास की दृष्टि से बहुत पीछे रह गया हो, वहाँ आर्थिक समृद्धि पर जोर देना बहुत आवश्यक है, जो आर्थिक नियोजन से ही संभव है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। देश को आज़ादी प्राप्त होने के बाद से भारतीय जन सामान्य की प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1950-51 से 2004-5 तक 54 वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 2.25% वार्षिक वृद्धि हुई है। 1993 से 94 की कीमतों के आधार पर 2004-5 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 12,416 रुपये थी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आय में निरंतर वृद्धि होने से भारत विकासशील देशों की श्रेणी में सम्मिलित होने का अधिकारी है ना। पहले जो अल्प विकसित था वो अब क्या हो गया, विकासशील देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया, है ना। पहले जो था राष्ट्रीय आय वह कुछ और था, और जब हम देखते हैं 2004-5 में तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो था कितना हो गया, 12,416 रुपये थी। इस आधार पर कहा जा सकता है कि आय में निरंतर वृद्धि होने से भारत विकासशील देशों की श्रेणी में सम्मिलित होने का अधिकारी है। देश के सभी 28 राज्यों व 7 केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ में है। आज तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन 2004-5 की बात हो रही है तो उस समय के अनुसार क्या था, देश के सभी 28 राज्यों केंद्र शासित राज्यों में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय चंडीगढ़ में उस समय था। सार्वजनिक क्षेत्र की बात हम करते हैं तो भारत में योजनाओं के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्ष 1951 में सार्वजनिक क्षेत्र में मात्र 5 इकाइयाँ थी और इनमें केवल 29 करोड़ रुपए की पूंजी थी। इसकी तुलना में 2004-5 में सार्वजनिक क्षेत्र में 227 औद्योगिक इकाइयाँ में 35,000 है ना, यहाँ क्या दिया हुआ है, 35,78,049 है ना, 35,78,049 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश था। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न विभागीय उपक्रमों में पूंजी का भारी निवेश है। राज्य सरकारों के उद्यमों में भी काफ़ी पूंजी का निवेश हुआ है। बैंक तथा दूसरे वित्तीय संसाधनों ने भारी निवेश है। आर्थिक नियोजन की अवधि में कुल निवेश का लगभग 44% निवेश सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है और शेष निजी क्षेत्र में। आज सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात, सीमेंट, रसायन, इंजीनियरिंग, कोयला व अन्य उद्योग स्थापित है ना। किस चीज़ की बात हो रही है, तो ये निवेश जो है सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें इस्पात आता है, सीमेंट आता है, रसायन आता है, इंजीनियरिंग, कोयला, है ना, ये सब आता है सार्वजनिक क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित वित्तीय संस्थाओं के निवेश के लिए बचत या साधनों को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संक्षेप में आज भारत के आर्थिक ढांचे में सार्वजनिक क्षेत्र का जो महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत योगदान इसमें बहुत बड़ा है। बचत एवं पूंजी निर्माण की दरों में वृद्धि। भारत में गत दशकों में सकल घरेलू बचत दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देश में घरेलू बचतों का उपयोग आर्थिक विकास कार्यों में भली भांति हो रहा है। वर्ष 1950-51 में घरेलू बचत दर
4% थी, जो 1997-98 बढ़कर 26.3% हो गई थी। वर्ष 2008-9 में सकल घरेलू बचत जीडीपी के प्रतिशत 32.5 आकलित किया गया। इस प्रकार पूंजी निर्माण की दर, जो 1950-51 में 10.2% थी, वर्ष 2008-9 में बढ़कर 35.6% हो गई। समाजवादी व्यवस्था की ओर। आर्थिक विषमता को कम करने का बराबर प्रयत्न किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखकर जमींदारी प्रथा की समाप्ति, कृषकों को उनकी भूमि के अधिकार दिलाना, भूतपूर्व देशी रियासतों के राजाओं को मिलने वाला प्रीवर्स समाप्त करना, सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक उपकरण स्थापित करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, कृषि जोतों की उच्चतम व न्यूनतम सीमा निर्धारित करना, खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार करना, सहकारी आंदोलन का विकास करना, कृषकों को ऋणमुक्त घोषित करना आदि। इस प्रकार सरकार नियोजन के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर है। बैंकिंग सेवाओं का विकास। आज़ादी के बाद से देश के बैंकिंग और वित्तीय ढांचों में अनेक प्रगतिशील परिवर्तन हुए हैं। इस अवधि में मुद्रा और पूंजी बाजार के संगठन में सुधार हुआ है, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है और आधुनिक बैंक छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसका नाम स्टेट बैंक 1949 में जो था रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और रिजर्व बैंक का नाम बदल कर क्या कर दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके साथ अन्य आठ अन्य बैंक जो वर्तमान 7 है, इसके सहायक बैंक के रूप में बदल दिया, जिन्हें स्टेट बैंक समूह बैंक कहा जाता है। देश के ऐसे 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों को 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इससे इनकी शाख और शाखा विस्तार नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। बैंकों ने कृषि, लघु उद्योग और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को बड़ी संख्या में शाखा देना आरंभ किया। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1975 से भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, छोटे कारीगरों और समाज के कमजोर वर्ग की साख और संपत्ति जरूरतों को पूरा करते हैं। आज लगभग 60% बैंक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है। औद्योगिक वित्त प्रदान सीमांत किसान, खेतों मजदूरों, छोटे कारीगरों और समाज कमजोर वर्ग की साख संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। आज लगभग 60% बैंक शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में है। औद्योगिक वित्त प्रदान करने के लिए औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक विकास बैंक आदि संस्थाएं स्थापित की गई है। आधारभूत उद्योगों का विकास। अब हम सारांश देख लेते हैं। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप यह जान चुके हैं कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत अच्छे भौगोलिक वातावरण, प्राकृतिक संसाधनों, भूमि तथा मिट्टियाँ, वन संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति के संसाधनों, मानव संसाधन, कृषि व सिंचाई, उद्योग एवं परिवहन आदि के लिए तथा उसकी बेहतर उत्पादन क्षमता के कारण एक धनी देश माना जाता है। किंतु भारत की कुछ पारंपरिक विशेषताएं ऐसे हैं जिसके कारण भारत धनी होते हुए भी निर्धन कहा जाता है। अधिक जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, कृषि पर निर्भरता, प्रति व्यक्ति निम्न आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक पिछड़ापन, पूंजी का अभाव तथा रूढ़िवादिता ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं जो भारत को धनी होते हुए भी निर्धन बनाए हुए हैं। तो हम आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम राष्ट्रीय आय और भारतीय अर्थव्यवस्था इकाई 2 पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इंडियन इकोनॉमी का यह वीडियो वाला क्लास समाप्त हुआ।